चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। P Limited has decided to acquire a machine costing rupees 50 lakh through leasing. Quotation from two leasing companies have been obtained, which are summarized below. Right? अब इस क्वेश्चन में लीज और लोन ये ऑप्शन नहीं है, लीज एंड लीज ये ऑप्शन है। मतलब हमने लीज पर ही एसेट लेना है, तो हमने दो लेसर से कोटेशन मंगाया, राइट? दो अलग अलग लेसर से कोटेशन मंगाया, तो दो कोट्स हमको मिले, अलग अलग लेसर्स ने दो कोट दिया। ठीक है, पहला जो कोट आया, कोट ए, उसका लीज टर्म 3 इयर्स है और कोड बी का लीज टर्म है 4 इयर्स। इनिशियल लीज रेंट, इनिशियल का देखो, जब भी इनिशियल वर्ड आता है ना, समझना ईयर 0 में पे करना है। ठीक है, मतलब आज ही पे करना है। 5 लाख रुपीज पे करना है 0 ईयर में, और कोड बी में हमको 1 लाख पे करना है। एनुअल लीज रेंट पेएबल इन एरियर, एरियर मतलब ईयर एंड पे करना है 21.06 लाख और 19.66 लाख पे करना है। ठीक है, मतलब ये हमको 21.06 लाख 3 ईयर तक पे करना है, 19.66 लाख 4 ईयर्स तक पे करना है। P Limited evaluates investment proposal at 10% cost of capital, राइट? तो मैंने पहले से बताया है, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट दिया है तो वही लेना डिस्काउंटिंग करने के लिए, और अगर वो नहीं है तो आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों की गलती यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे, टर्मिनल पेमेंट इन बोथ केसेस इज नेग्लिजिबल एंड मे बी इग्नोर्ड, मतलब लास्ट ईयर में कुछ पे नहीं करना है। मेक कैलकुलेशंस एंड शो विच कोट इज बेनिफिशियल टू P Limited, हमको बताना है दोनों में से कौन सा कोट कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, राइट? और 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी हमको दिए हैं। कैलकुलेशंस में भी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल इन लैक्स, यानी हमको वर्किंग लैक्स में ही करना है और 2 डेसिमल तक राउंड करना है, 2 डेसिमल के बाद राउंड करना है। ठीक है, अब देखो, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लीज वाले केस में एक चीज याद रखना है, अगर मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं ईयर 0 में, ठीक है, तो वो अमाउंट टैक्स डिडक्टिबल होता है, मतलब उस अमाउंट पे हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, लोन या हायर परचेस वाले केस में जब हम 0 ईयर में कोई इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ईयर 0 में देयर इज नो इंटरेस्ट, ये हमको याद रखना है। लेकिन लीज वाले केस में अगर मैं कुछ भी 0 ईयर में पे करूंगा उस पर टैक्स बेनिफिट हमको मिलता है, राइट? नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टैक्स बेनिफिट उसी पॉइंट पे मिल जाएगा कि 1 साल बाद मिलेगा। जैसे मैंने 5 लाख रुपए का इनिशियल पेमेंट किया, डाउन पेमेंट कोड ए में, ये मैंने 0 ईयर में पे किया। अब 5 लाख पे 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का टैक्स मेरा बचने वाला है। तो मुझे ये अज्यूम करना है कि ये 1.5 लाख रुपए का टैक्स ईयर 0 में ही बचेगा कि 1 साल बाद बचेगा। अब मैं 1 साल बाद बचेगा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि आज ईयर का पहला दिन है, आज 1 अप्रैल है और 31 मार्च को ईयर एंड होगा, तो टैक्स तो हम लोग अकाउंट्स में ईयर एंड को दिखाएंगे ना। तो टैक्स बेनिफिट हो सकता है कि आज का आज मिल जाए, या फिर हो सकता है कि 1 साल बाद मिले। मान लो कि टैक्स बेनिफिट आपको 1 साल बाद मिल रहा है, ठीक है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, 0 ईयर में मैं 5 लाख रुपीज का आउटफ्लो बताऊंगा, ठीक है, लेकिन 5 लाख पे 30% जो 1.5 लाख का टैक्स बचेगा वो इनफ्लो में ईयर 1 में बताऊंगा, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि टैक्स बेनिफिट 1 साल बाद हो रहा है तो। ठीक है, अच्छा, दूसरा अजम्पशन ये हो सकता है कि टैक्स बेनिफिट 0 ईयर में ही होने वाला है, आज का आज ही हो जाएगा, पॉसिबल है ऐसे भी। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, 5 लाख का आउटफ्लो 0 ईयर में और 1.5 लाख का इनफ्लो जो होने वाला है वो भी 0 ईयर में हो रहा है, मतलब 5 में से 1.5 माइनस कर दो तो नेट आउटफ्लो 3.5 लाख का बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों अजम्पशन बता दिए।
एग्जाम में जो भी अजम्पशन आप कर रहे हो आपको एग्जाम में अजम्पशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये अज्यूम किया है कि टैक्स बेनिफिट 1 साल बाद हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग 3 लीज रेंटल पे करेंगे, कोड ए में 3 लीज रेंटल पे करना है, कोड बी में 4 लीज रेंटल पे करना है। यहां कंफ्यूजन नहीं है, यहां तो जब हम लीज रेंट पे कर रहे हैं टैक्स बेनिफिट भी हमको उसी ईयर में होने वाला है, सिर्फ अजम्पशन करना पड़ेगा कौन सा, जो 0 ईयर में हम पे कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो आंसर पे आ जाओ, आंसर देखना। कोड ए का पहले समझ लेना, फिर मैं आपको कोड बी का बताता हूं। कोड ए देख लो, इनिशियल लीज रेंट 0 ईयर में हम 5 पे कर रहे हैं, ठीक है। और इसका टैक्स बेनिफिट 5 लाख का 30%, 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट 1 साल बाद होने वाला है, ये अज्यूम किया 1 साल बाद होने वाला है, इसलिए इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी देखो 1 साल बाद वाला लिया। अगर 0 ईयर में अज्यूम किया होता तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 लिया होता, ठीक है। ये 1 साल बाद टैक्स बेनिफिट हमको हो रहा है। 5 लाख का आउटफ्लो 0 ईयर में, अब 0 ईयर का जो आउटफ्लो है वो तो पहले से ही प्रेजेंट वैल्यू में ही होता है, इसलिए इसको हमने कहीं पीवीएफ से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। 1.365 का टैक्स बेनिफिट होगा, ये माइनस कर दिया, ये इनिशियल वाला। उसके बाद हमको 21.06 लाख के 3 लीज रेंटल पे करने हैं, ठीक है। तो इसका जिस ईयर में मैं लीज रेंट पे करूंगा टैक्स बेनिफिट हमको उसी ईयर में मिलने वाला है, राइट। तो 30% का टैक्स बेनिफिट माइनस करने के बाद देखो डायरेक्टली 21.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया है? 30% माइनस करने के बाद, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने आफ्टर टैक्स लीज रेंट बता दिया। इसको 2.49 से मल्टीप्लाई किया है। 2.49 क्यों? क्योंकि हमको ये 21.06 इंटू 0.7 करके जो अमाउंट आएगा वो हमको 3 बार पे करना है ना, एन्यूटी है, राइट। सेम कैश फ्लो है, 3 बार पे करना है। 2.49 प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर है, देखना ये तीनों को प्लस करके 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75, राइट, 2.49। तो 36.71 हमको पे करना है, मतलब हमको 40.343 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आएगा कोड ए में। कोड बी में कितना आएगा? तो कोड बी में हमको इनिशियल 1 लाख पे करना है, पर इसका टैक्स बेनिफिट 1 साल बाद होने वाला है। तो 1 लाख का 30% 30,000 टैक्स बेनिफिट होगा। 30,000 को 0.91 से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू किया 0.273 लाख आएगा, राइट। हमको सारे फिगर्स लैक्स में बताना है। ये आउटफ्लो है 1 लाख का, टैक्स बेनिफिट है ये हमने माइनस किया, ठीक है। उसके बाद कोड बी में हमको 19.66 लाख रुपीज पे करना है 4 इयर्स तक, ठीक है। अब जब 19.66 आप पे करेंगे तो इस पे 30% टैक्स भी आपका सेव होगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 19.66 माइनस 30% कर लो, तो आपके पास से टैक्स बेनिफिट माइनस करने के बाद इफेक्टिवली 13.762 लाख रुपीज जाएगा, ठीक है। या फिर 19.66 मल्टीप्लाइड बाय 70% कर लो। 70% से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? 30% टैक्स बेनिफिट माइनस करने के बाद, राइट। तो देख लो वही आएगा, 19.66 को 70% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.762 आएगा, और ये जो अमाउंट आएगा 13.762 लाख का, ये हमको 4 साल तक पे करना है। 4 इयर्स का पीवीएफए से मल्टीप्लाई किया 43.63 आएगा, ठीक है। तो टोटल 44.357, यानी ये लेसर से जो कोड ए आया उसमें हमको 40.345 लाख पे करना है, मतलब इफेक्टिवली इतना आउटफ्लो हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू, और कोड बी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो रहा है 44.357, ठीक है। अब कैपिटल बजटिंग में आपको याद होगा, मैंने तो मेरे क्लास में ये बताया था बच्चों को, आपने जहां से सीखा होगा आपको भी आपकी टीचर ने ये बताया होगा कि जब हम लोग 2 ऑप्शंस इवेल्युएट करते हैं और उसकी लाइफ अगर डिफरेंट होती है तो हम लोग इक्वेटेड एनुअल एनपीवी करते हैं। इक्वेटेड एनुअल एनपीवी यानी एवरेज एनपीवी करते हैं। ये हम लोग कब करते हैं? जब लाइफ डिफरेंट है।
राइट। तो कैसे करते हैं, तो जो आउटफ्लो होता है उसको पीवीएफए से डिवाइड किया जाता है। जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है, अगर एनपीवी निकालते हो तो जो एनपीवी आता है उसको हम पीवीएफए से डिवाइड करते हैं, राइट। ये डिवाइड करने से अब आपको एवरेज आउटफ्लो मिल जाता है। ये तभी करना है जब लाइफ डिफरेंट है। तो देखो कोड ए की लाइफ 3 इयर्स है और कोड बी की लाइफ 4 इयर्स है। तो आप अगर ऐसे इवेल्युएट कर लेंगे ना, आप बोलेंगे हाँ इसका आउटफ्लो कम है कोड ए का, और कोड ए आप रेकमेंड कर देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आंसर रॉन्ग होने का बहुत सिंपल सा रीजन है कि क्योंकि इसकी लाइफ कम है तो यहाँ पर आउटफ्लो भी तो कम है ना। इसको तुम, इसकी लाइफ 4 इयर्स है तो यहाँ पे आउटफ्लो भी तो आपको 4 बार देना पड़ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 40.343 को देखो, इसका पीवीएफए 2.43 है, 2.49 है, ठीक है। तो 40.345 को 40.345 उसको डिवाइड करो 2.49 से। 2.49 क्या है, इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, राइट। तो आपको मिल जाएगा 16.22। ये आंसर देखो, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये आंसर आ गया 16.22। उसके बाद 44.357 इसको डिवाइड करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 3.17, 3.17 से डिवाइड करेंगे 13.99 आएगा, ठीक है। अब आपको ये कंपेयर करना है, ये एवरेज वाला फिगर कंपेयर करना है। इसमें से कम देखो कौन सा है, राइट। कोड बी कम है। कम वाला फिगर क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये आउटफ्लोज है। 13.97 अपना एवरेज आउटफ्लो आया। तो सिंस कोड बी इंप्लाइज लेसर इक्वेटेड एनुअल कैश आउटफ्लो, इट इज बेटर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देखो अभी आपने 3 क्वेश्चन और हमको देखना है, 6, 7 और 8, राइट। ये तीनों क्वेश्चन के अंदर लेसर का पर्सपेक्टिव हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक के जो हमने 5 क्वेश्चंस किए उसमें लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, सॉरी, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, ठीक है। अब हमको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आए एंड एट द सेम टाइम लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू भी आए, लेकिन लेसर का तो रहेगा, ठीक है। अब लेसर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है पहले वो समझ लो। आपको कोई असेट खरीदना है लीज पे, तो आप जाएंगे लेसर के पास, राइट। आप लेसर को बोलेंगे मुझे उस कंपनी का, वो कंपनी का मुझे वो वाला प्लांट खरीदना है, ठीक है। अगर लेसर के पास वो प्लांट नहीं है लीज पर देने के लिए, तो फिर लेसर को नया प्लांट खरीदना पड़ेगा आपको वो लीज पे देने के लिए। वापस से सुनना, आप लेसर के पास गए पर्टिकुलर प्लांट लीज पे लेने के लिए, लेसर के पास वो प्लांट नहीं है, तो लेसर को मार्केट से वो प्लांट खरीदना पड़ेगा, खरीद कर फिर आपको वो प्लांट लीज पर देगा, ठीक है। तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि क्या लेसर को प्रॉफिटेबल होगा कि मार्केट से वो एसेट लीज पर लेकर, मार्केट से एसेट खरीद कर लेसी को लीज पर दे, राइट। क्या वो प्रॉफिटेबल है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट करते हैं वैसे एनपीवी कैलकुलेट कर लेना, लेसर का एनपीवी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। तो अगर मैंने लेसर का एनपीवी निकाल लिया और अगर लेसर का एनपीवी 0 भी आ गया, ध्यान से सुनना, लेसर का एनपीवी 0 भी आ गया तो भी चलेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि 0 आया तो भी चलेगा। मान लो आपने 12% से डिस्काउंटिंग किया है, ठीक है, और आपका एनपीवी 0 आ गया, तो एनपीवी 0 इंडिकेट करता है कि जितना आपने डिस्काउंट रेट लिया है उतना आपका रिटर्न है, उतना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने 12% से डिस्काउंटिंग किया है और आपका एनपीवी 0 आ गया, मतलब समझना कि आपने 12% कमा लिया, राइट। तो अगर 0 भी एनपीवी आता है ना, तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, राइट। तो हाँ, अगर पॉजिटिव आया तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर 0 भी आ जाता है तो भी चलेगा। अब देखो
लेसर वाले केस में हो सकता है कि लेसर के पास सरप्लस कैश रखा हुआ है। अगर सरप्लस कैश रखा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, अपने पैसे से डायरेक्टली मार्केट में जाकर असेट खरीदेगा और लीज पर दे देगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि लेसर के पास असेट ही नहीं है खुद का, सॉरी उसके पास सरप्लस कैश नहीं है। तो इन दैट केस लेसर क्या करेगा, फिर बोरोइंग करेगा। मतलब लेसर बोरो करेगा, लोन लेगा और फिर लोन से वो एसेट खरीदेगा और फिर वो एसेट वो लीज पे देगा। ठीक है। अब इस केस में ध्यान से सुनना, अगर लेसर ने लोन लेके एसेट खरीदा और लीज पे दिया तो समझना कि उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, फॉर्मेट समझ लेना लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर के लिए इनकम क्या होने वाली है, लेसी जो लीज रेंटल देता है वो लेसर के लिए इनकम हो गया, राइट। तो लीज रेंटल ये हमने इनकम बताया, इसको हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। रेवेन्यूज किसके लिए, लेसर के लिए। तो लेसर का रेवेन्यू आ गया, लीज रेंटल आ गया। अब देखो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेसी वाले, हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिया, रिपेयर्स मेंटेनेंस इंश्योरेंस नहीं लिया और इंटरेस्ट भी नहीं लिया, राइट। क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे लेसी को अलाउड नहीं है ये सारे खर्चे का बेनिफिट लेना। ठीक है, क्योंकि लेसी इज नॉट द ओनर, ही इज द यूजर ऑफ द एसेट। ठीक है। तो लेसर को राइट है, क्योंकि लेसर ओनर है, लेसर को राइट है कि वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करे, रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस भी P&L को डेबिट करे और अगर लोन लेकर एसेट खरीदा है तो उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करे। ठीक है। तो देखना लीज रेंटल दिखा दिया जो उसको मिला लेसी से, रिपेयर्स मेंटेनेंस इंश्योरेंस उसने P&L को डेबिट किया होगा, माइनस करो, एक्सपेंडिचर है। अगर लोन लेके एसेट खरीदा है तो उसका इंटरेस्ट भी माइनस करो, राइट। अगर लोन नहीं लिया है, खुद के पैसे से अगर उसने एसेट खरीदा है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट तभी आएगा अगर उसने लोन लेकर एसेट खरीदा है। ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसने लोन लिया है, लोन लेके एसेट खरीदा, तो उसका इंटरेस्ट भी लेस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी वो लेस करेगा, पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी में से टैक्स लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक। ये आपको आता है CFAT कैसे निकालना, वैसे हमने CFAT कैलकुलेट किया, टैक्स माइनस किया, डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर दिया, CFAT आ गया। यहां तक अपना CFAT आ गया। ठीक है। अब CFAT आने के बाद, अच्छा यहां पर लेसर इज द ओनर ऑफ द एसेट, तो लेसर को राइट है कि वो एसेट को स्क्रैप में बेच दे लाइफ खत्म होने के बाद। तो देखो प्लस स्क्रैप वैल्यू हमने किया है लास्ट ईयर में, मैंने अज्यूम किया है कि एसेट की लाइफ 5 इयर्स है, तो 5th ईयर में स्क्रैप वैल्यू हमने ऐड किया, टर्मिनल वैल्यू है ये। क्यों ऐड किया, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इनफ्लो है। ठीक है, ये ऐड कर दिया। और अगर लोन लिया है, ध्यान से सुनना, अगर लोन लिया है तो फिर लोन का इंस्टॉलमेंट भी माइनस करना पड़ेगा, कैश जा रहा ना हमारे पास से। ठीक है। तो देखो ये दो चीजें याद रखो, एक तो लोन का इंटरेस्ट, मैं इसको बोल्ड करके रख रहा हूं, और रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है। ये दो अमाउंट तभी आएंगे जब उसने लोन लेके एसेट खरीदा है लेसर ने। अगर उसने खुद के सरप्लस फंड से एसेट खरीदा तो फिर ये माइनस भी नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली लोन नहीं है तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं है और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्टार डाल के रखता हूं। ये दो पॉइंट तभी आएंगे when the lessor has taken a loan। मैं यहां लिख के भी रखता हूं, interest and repayment of loan is to be shown only when the lessor has purchased asset by asset from the amount
फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, तो ध्यान में रखना अगर लोन नहीं है तो फिर ये दो अमाउंट भी नहीं आएंगे, राइट। नेट कैश फ्लो आ गया, ये माइनस करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन आउटफ्लो है। नेट कैश फ्लो आ गया, अब इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी योर एनपीवी। ये पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। ठीक है, ये एनपीवी आ जाएगा। अगर एनपीवी, ध्यान देना, अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो बहुत अच्छी बात, जीरो आया तब भी आप ये एसेट लीज पर दे सकते हो, राइट। तो लेसर वाले केस में हमको डिसाइड करना होता है कि एसेट को लीज पे देना कि नहीं देना, राइट। अब सुनो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हमको ये बताना होता है कि एसेट को लीज पर तो देना है पर लीज रेंटल कितना होना चाहिए। मतलब ये वाला फिगर हमको फाइंड आउट करना है, लीज रेंटल फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। लीज रेंटल इतना होना चाहिए जिससे कि हमारा एनपीवी एटलीस्ट जीरो आए। वापस से सुनो, लीज रेंटल इतना होना चाहिए कि जिससे कि हमारा एनपीवी एटलीस्ट जीरो हो जाए। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे आगे, उस क्वेश्चन में ऐसा ही सेम पॉइंट रहेगा कि हमको लीज रेंटल फाइंड आउट करना है, राइट। लीज रेंटल उतना होना चाहिए कि मेरा एनपीवी जीरो हो जाए, राइट। चलो, अब इसमें एक चीज समझना, यहां पर जो मैंने फॉर्मेट बताया है वो फॉर्मेट में मैंने ये अज्यूम किया है कि लेसर ने लोन लेके एसेट खरीदा है तो लोन का इंटरेस्ट दिखा दिया और रिपेमेंट ऑफ लोन दिखा दिया, लेकिन हमने एसेट की कॉस्ट माइनस नहीं की एनपीवी फाइंड करने के लिए। ठीक है, और माइनस हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि क्या हुआ समझो, तुमने बैंक से लोन लिया और वो लोन से एसेट खरीदा तो तुम्हारे पास से तो जीरो ईयर में कुछ गया ही नहीं ना। मान लो 10 लाख का प्लांट आपको खरीदना था, आपने 10 लाख का लोन बैंक से लिया और वो लोन के पैसे से आपने 10 लाख का प्लांट खरीद लिया, तो पैसे आपके पास से तो गए ही नहीं ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो ईयर में एसेट का कॉस्ट लेस नहीं किया। जनरली आप ध्यान में रखो कि एनपीवी जब फाइंड करते हैं हम लोग तो इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करते हैं, पर लोन वाले केस में इनिशियल आउटफ्लो होता ही नहीं है। अच्छा, मान लो कि उसने सरप्लस फंड से अपने खुद के अमाउंट से, खुद के पैसे से अगर प्लांट खरीदा होता तो हम क्या करते थे, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं आता था, रीपेमेंट ऑफ लोन भी नहीं आता था, लेकिन खुद के पैसे से एसेट खरीदा है तो फिर यहां से हमको जीरो ईयर का कैश आउटफ्लो लेस करना पड़ेगा, तब जाके एनपीवी आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब इसका पीडीएफ में आपको लिंक दूंगा पीडीएफ की, तो उसमें मैं और एक ऐसा फॉर्मेट बना के दूंगा जिसमें लेसर ने खुद के पैसे से अगर असेट खरीदा है तो एनपीवी कैसे कैलकुलेट करना, राइट। तो थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, एक दो अमाउंट मैं आपको चेंजेस करके दे दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। अर्मडा लीजिंग कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू लीज आउट अ स्कूल बस। द बस कैन बी परचेस्ड फॉर ₹5 लाख, ठीक है, एंड इन टर्न he'll be leased out at ₹1,25,000 per year for 8 years with payments occurring at the end of each year। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझना। अर्मडा लीजिंग कंपनी, नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये लीजिंग कंपनी है, मतलब ये लेसर है। इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू लीज आउट अ स्कूल बस, इसको एक स्कूल को बस लीज पे देना है। ठीक है, सॉरी, द बस कैन बी परचेज फॉर ₹5 लाख। अब इसको बस अगर लीज पे देना है तो पहले ये बस लेसर को खरीदना पड़ेगा मार्केट से 5 लाख रुपए में, और फिर ये बस वो लीज पे दे देगा। उसको लीज रेंट कितना आएगा, ₹1,25,000 आएगा पर ईयर, 8 साल तक आएगा। अब 1,25,000 अगर इंटू 8 करो आप तो 10 लाख रुपए होते हैं, राइट। मतलब 5 लाख रुपए में वो बस खरीदेगा और टोटल उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे।
तो 10 लाख में जो 5 लाख उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, आगे देखना करना क्या है हमको। एस्टिमेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी अज्यूमिंग टैक्सेस इग्नोर्ड। राइट, क्वेश्चन समझना, टैक्स इग्नोर करना है और हमको IRR फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी इसमें और एक चीज समझना, मैंने अभी बताया था आपको कि लेसर या तो खुद के पैसे से असेट खरीदेगा या तो लोन लेके खरीदेगा। यहाँ पर कहीं पर भी लोन के बारे में बोला नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि लेसर खुद के पैसे से वो असेट खरीद रहा है। ठीक है, चलो अब IRR कैसे फाइंड करना है, तो देखो IRR फाइंड करने के लिए जैसा मैंने मेरे बच्चों को जो क्लास में सिखाया था IRR कैसे फाइंड करना, मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं। शायद आपने आपके टीचर से भी ऐसे ही सीखा होगा। जब भी हम IRR फाइंड करते हैं तो हम लोग 2 डिस्काउंट रेट यूज करके NPV निकालते हैं। 2 डिस्काउंट रेट, एक डिस्काउंट रेट से NPV पॉजिटिव होता है और दूसरे डिस्काउंट रेट से NPV नेगेटिव होता है। ठीक है, और हम लोग इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके IRR फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पर कैसे किया हुआ है। पे बैक पीरियड पहले फाइंड आउट किया, 5 लाख एसेट की कॉस्ट है और एवरी ईयर 1,25,000 रुपीज का कैश इनफ्लो मिलेगा, लीज रेंटल मिलेगा। तो पे बैक पीरियड 4 आता है। राइट, इसको जनरली हम लोग डमी पे बैक पीरियड बोलते हैं। राइट, इसका पर्पज सिर्फ IRR फाइंड करना होता है। अब हमको ये देखना है कि कौन से डिस्काउंट रेट का PVFA क्लोज टू 4 आ रहा है। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हमको ये देखना है कि कौन से डिस्काउंट रेट का 8 साल का PVFA 4 से क्लोज आ रहा है। ठीक है, अब आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। तो आप 10% से स्टार्ट कर सकते हो। 10% का PVFA निकालो 8 ईयर का, फिर 12% का निकालो, 14% का निकालो, और हमको देखना है कि PVFA 4 से क्लोज आना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्लोजेस्ट टू 4 in 8 year is 4.078 at 18%। यानी अगर 18% का 8 साल का PVFA निकालते हैं तो वो 4.078 आता है, विच इज वेरी क्लोज टू 4। इसका मतलब 18% को हम IRR बोल सकते हैं। राइट, ये इंस्टीट्यूट का दिया हुआ आंसर है। नाउ 18% एग्जैक्ट IRR नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है देखो, note students may also arrive at the answer of 18.63 instead of 18% if exact calculation are made as under। अब देखो यहां पर 18% का 4.078 PVFA आता है, तो वो एग्जैक्ट 4 नहीं आया है ना। इसका मतलब अगर एग्जैक्ट 4 आता ना तो 18% ही हमारा IRR होता। ये एग्जैक्ट 4 नहीं आया, इसका मतलब 18% हमारा IRR नहीं है। तो कैसे करेंगे, अगर एग्जैक्ट लाना है तो फिर अपने को इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन 8 ईयर दैट 19% का निकाला। 19% का 3.9544 आया, 18% का 4.078 आया था। अब हम लोग 18% और 19% के बीच में IRR कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, ये यूज किया फॉर्मूला और हमारा IRR आया 18.63%। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। राइट, पर अगर इंस्टीट्यूट की अगर मानो तो आप 18% करके भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, और एग्जैक्ट लाना है तो फिर पूरा फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। चल क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना, व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज बाय द कंपनी in order to earn 20% annual compounded rate of return before expenses and taxes। राइट, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर क्वेश्चन में हमको लीज रेंट दिया हुआ था 1,25,000। ठीक है, पर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि लीज रेंट फाइंड करो। ठीक है, इन सच अ वे दैट कंपनी को 20% रिटर्न मिले। ठीक है, तो अब देखो बहुत सिंपल है, यहां पर देखना मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। हमने ये वाला जो वर्किंग किया था, जैसे ये केस नंबर 2 देखो,
हमने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट किया था, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो कि बैंक से मैंने 4 लाख का लोन लिया है और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ठीक है। जब मैंने अमाउंट ऑफ लोन को पीवीएफएस से डिवाइड किया 131,694 आया, राइट। अब समझो 131,694 के 4 इंस्टॉलमेंट में बैंक को पे कर रहा हूं। बैंक ने मुझे लोन दिया था 4 लाख का, मैं बैंक को 131,694 के 4 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। इसका मतलब बैंक को रिटर्न कितना मिला? तो जो जरा बैंक को 12% रिटर्न मिला, क्योंकि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, राइट। तो सेम वैसे ही अगर लेसर को अगर 20% रिटर्न अगर कमाना है, लेसर को अगर 20% रिटर्न कमाना है, देखो यहां पर व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न 20% एनुअल कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, राइट। तो हम लोग सेम ऐसे यहां पर भी कर सकते हैं ना। जहां पे लेसर है, मान लो लेसर बैंक है, राइट। तो लेसर ये चाहता है कि उसको लीज रेंटल इतना मिले एवरी ईयर जिससे कि उसको 20% रिटर्न मिले। तो जैसे बैंक के लिए हमने इंस्टॉलमेंट फाइंड किया था, वैसे ही हम लोग लेसर के लिए भी कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला सेम यूज किया है हमने, लीज रेंट पर एनम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अमाउंट ऑफ, जहां लोन है क्या लिया, लोन की जगह पर क्या लिया हमने 5 लाख रुपीज लिया। 5 लाख क्यों? क्योंकि वो लेसर को 5 लाख रुपए में एसेट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 लाख लेसर के पास से जाने वाले हैं और लेसर को 20% रिटर्न चाहिए। तो पीवीएफए कैलकुलेट करना 8 इयर्स का 20% से, ये आता है 3.837। 5 लाख को 3.837 से डिवाइड किया तो 1,30,310 रुपीज आएगा, राइट। अब समझना, अगर लेसर को 1,30,310 रुपीज एवरी ईयर अगर मिलेंगे, 8 साल तक, तो समझना कि लेसर को 20% रिटर्न मिला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द एनुअल लीज रेंट टू बी चार्ज सो एज टू अमाउंट टू 20% आफ्टर टैक्स एनुअल कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। 2 में 20% रिटर्न चाहिए था, लेकिन एक्सपेंसेस और टैक्सेस के पहले। लेकिन 3 में 20% रिटर्न चाहिए एक्सपेंसेस और टैक्सेस माइनस करने के बाद। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो और थर्ड में और क्या इंफॉर्मेशन दिया है। टैक्स रेट 40%, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, 5 लाख रुपीज है, राइट। 5 लाख और लाइफ कितना 8 इयर्स है, ठीक है। तो 5 और स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, देखो रीसेल वैल्यू रुपीज 1 लाख आफ्टर द रिटर्न, ठीक है, आफ्टर द रिटर्न। यानी जब लेसी एसेट वापस कर देगा तो लेसर उसको 1 लाख में बेच सकता है। 5 लाख एसेट की कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से आएगा 50,000, राइट। डेप्रिसिएशन 50,000 आएगा। देखो टैक्स 40%, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से एवरी ईयर 50,000, एनुअल एक्सपेंसेस 50,000 होगा, राइट। अभी ध्यान देना, लेसर ओनर है एसेट का, तो उसका इंश्योरेंस करवाना है, उसका मेंटेनेंस करना है, ये सारा खर्चा लेसर को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये 50,000 और एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है लेसर का, और लेसर को स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए की मिलेगी लाइफ खत्म होने के बाद। अब सेकेंड और थर्ड में यही डिफरेंस है। सेकेंड में 20% रिटर्न चाहिए था बिफोर एनी एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, बिफोर था। थर्ड में 20% रिटर्न चाहिए लेकिन आफ्टर एक्सपेंसेस, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसका मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। मैंने बताया था कि लीज रेंटल उतना होना चाहिए
कि जिससे हमारा एनपीवी एटलीस्ट 0 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना। लीज रेंट फाइंड करना है, मैंने अज्यूम किया है एक्स, लेट एक्स बी द लीज रेंटल। ठीक है, एक्सपेंसेस 50,000 माइनस किया, डेप्रिसिएशन 50,000 माइनस किया, पीबीटी आ गया एक्स माइनस 1 लाख। पीबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे 40%, तो एक्स का 40% 0.4x, 1 लाख का 40% 40,000। पैट आ जाएगा। ठीक है, पैट आएगा x में से 0.4x माइनस किया तो 0.6x, और माइनस 1 लाख, ध्यान से सुनो, माइनस 1 लाख माइनस 40,000। हमको माइनस 1 लाख में से माइनस 40,000 माइनस करना है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 लाख प्लस 40,000 हो जाएगा, तो वो आता है माइनस 60,000। यानी पैट आया 0.6x माइनस 60,000, डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर देंगे 50,000, CFAT आ जाएगा 0.6x माइनस 10,000। ठीक है, ये अपना CFAT आ गया। ये CFAT 8 साल तक मिलना चाहिए, 1 to 8 एवरी ईयर, और 8 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू मिलेगी 1 लाख। ठीक है, तो अब देखो 0.6x माइनस 10,000, ये CFAT आ गया। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट 20%, क्योंकि 20% रिटर्न चाहिए हमको। ठीक है, 3.837 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीवीएफ है 20%, 8 साल का पीवीएफ है, और ये एक ही बार मिलने वाला है, तो पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया 8th ईयर का, राइट। तो देखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू 0। मैंने एनपीवी 0 अज्यूम किया है। 0 क्यों? क्योंकि 20% रिटर्न कमाना है, तो एनपीवी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 0.6x माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.837 किया ये, और 1 लाख इंटू 0.233 किया ये, राइट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो असेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। लेसर को ये असेट खरीद के देना पड़ेगा ना लेसी को, तो लेसर के पास से 0 ईयर में 5 लाख रुपए जाएंगे। वापस सुनो ध्यान से, मैंने बताया था अगर लेसर ने लोन लेकर असेट खरीदा है तो 0 ईयर में कुछ भी कैश जाएगा नहीं, नील हो जाएगा। पर ये लोन लेकर नहीं खरीदा ना, उसने खुद के पैसे से असेट खरीदा है, तो 0 ईयर में 5 लाख रुपए का आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये 5 लाख रुपए इसको राइट में ले लेंगे, तो ये माइनस 5 लाख है, राइट में जाएगा तो प्लस 5 लाख हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये वाला पार्ट, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये दोनों सेम होना चाहिए। जब इनफ्लो आउटफ्लो सेम रहेगा तो हमारा एनपीवी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सिंपल सा मैथ्स है, इसको सॉल्व करो। x आ जाएगा 2,23,729। x क्या मिला हमको? लीज रेंटल। इसका मतलब अगर लेसर ने 2,23,729 का लीज रेंट लेसी से लिया 8 साल तक, तो सारे खर्चे जाने के बाद 50,000 का एक्सपेंसेस, 50,000 का डेप्रिसिएशन, टैक्स जाने के बाद, सारे खर्चे जाने के बाद उसको नेट रिटर्न मिल जाएगा 20% का। ठीक है, अब यही वापस से मैंने सॉल्व किया है, उसका अल्टरनेट आंसर आपको दिया है। आपको अगर ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है आपको ये, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो यहां हमने क्या किया है, 3.837 ये अपना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एक्स अज्यूम किया है लीज रेंट, एक्स में से 50,000 के एक्सपेंसेस माइनस 50,000 का डेप्रिसिएशन माइनस, राइट। फिर उसमें से 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 मतलब आफ्टर टैक्स, 40% टैक्स रेट है, राइट। मतलब ये पैट मिल गया। वापस देखो, एक्स माइनस 50,000 एक्सपेंसेस माइनस 50,000 डेप्रिसिएशन, उसमें से 1 माइनस टैक्स करेंगे तो पैट मिल जाएगा, मतलब पैट तक मिला।
फिर पैट में डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक करना है हमको, तो प्लस 50,000 किया कि यहां तक ये अपना CF80 हो गया, और CF80 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा स्क्रैप वैल्यू है। कौन सा? ये 1 लाख, और 1 लाख एक ही बार मिलने वाला है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8th ईयर का 0.233 है, देखो सेम हमने यहां पर भी किया था। दिस शुड बी इक्वल टू 5 लाख, मतलब ये पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, x आएगा 223, 729 सेम आएगा, राइट। जो आपको समझ में आ रहा है वो आप फॉलो करो। कम ऑन, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, VIP लिख लेना उसके बाजू में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो एग्जाम के टाइम पर आप एक बार देख लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, Agrani Limited is in the business of manufacturing bearings. Some more product lines are being planned to be added to the existing system. The machinery required may be bought or may be taken on lease. The cost of the machine is rupees 40 lakh. Useful life 5 year है और salvage value 8 lakh है. The full purchase value of machine can be financed by 20% loan. 20% लोन यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रहेगा। रिपेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, फॉलिंग ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखना, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, वापस से एक बार देख लो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 3 में से कौन सा है, राइट। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमको ईयर एंड पे करना है। ठीक है, तो देखो, अमाउंट ऑफ लोन ले लेंगे और PVFA से डिवाइड करेंगे। जब PVFA कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लेके करना, इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आंसर पे आ जाओ। चल देखो, the full purchase price of the machine can be financed by 20% loan repayable in 5 equal installments falling due at the end of each year. दूसरा ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, alternatively the machine can be procured on a 5-year lease, year end lease rentals being 12 lakh per annum. ठीक है, the company can follow the written down value method of depreciation at the rate of 25%. Company's tax rate is 35% and cost of capital is 16%, right? Now, discount rate या तो हम 16% ले सकते हैं, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 35% उसमें से माइनस कर लो तो 13% आएगा। 13% डिस्काउंटेड लेना है ये भी ले सकते हैं, 16% लेना है ये भी ले सकते हैं। जो भी रेट आप ले रहे हो, 13 या 16, लोन के लिए भी वही लेना, लीज के लिए भी वही लेना। ठीक है, चल, और अजम्पशन डालना। आगे देखो, एडवाइज द कंपनी विच ऑप्शन इट शुड चूज, लीज और बोरो। यानी पहला क्वेश्चन जो है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अग्रणी लिमिटेड लेसी है, तो उसको लीज पर एसेट लेना है उसने के बोरो करके लेना है, ये हमको फाइंड आउट करना है, राइट। सेकंड वाला जो पॉइंट है ये भी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और थर्ड वाला जो पॉइंट है ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अभी हम लोग लेसी वाला देखते हैं, राइट। चल, सबसे पहले लीज ऑप्शन को हमने सॉल्व किया है। देखो, जैसा हमने पहले किया वैसे ही हमको एवरी ईयर 12 लाख का लीज रेंट पे करना है, लेकिन ये 12 लाख प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट भी होने वाला है, तो इस पे हमारा टैक्स भी बचेगा। ठीक है, तो टैक्स कितना बचेगा, टैक्स का रेट देखो 35% दिया हुआ है, तो 0.35, राइट। तो देखो 1 माइनस 0.35 किया तो 0.65 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 0.35 करो 0.65 हो जाएगा। इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ, राइट।
12 लाख को 0.65 से मल्टीप्लाई किया तो 7,80,000 आ जाएगा। अच्छा, मैंने जो फॉर्मेट बताया था स्टार्टिंग में, आप ऐसे भी कर सकते हो। 12 लाख बताओ लीज रेंटल, 12 लाख का 35%, 4,20,000 का टैक्स सेविंग बताओ। यहाँ पे आ जाएगा 12 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 4,20,000। 12 लाख में से 4,20,000 माइनस करेंगे तो 7,80,000 का नेट आउटफ्लो आ जाएगा। उसको PVFA से मल्टीप्लाई कर लेना, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया है हमने। तो 12 लाख में से टैक्स जाने के बाद 7,80,000 नेट बचेगा। इसको PVFA से मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ पे डिस्काउंट रेट 13% लिया है। मैंने बताया था ना 20% आफ्टर टैक्स करके भी ले सकते हो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ले सकते हो। इन्होंने 13% लिया है। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, अजम्पशन डालना मत भूलना, ठीक है। तो 13% लिया है। 3.517 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा। 7,80,000 को 3.517 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,43,260 आएगा। ये लीज ऑप्शन अगर हमने लिया तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब लोन वाले ऑप्शन में हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, राइट। तो देखो हमने वही हमारा फॉर्मूला यूज किया है। 40 लाख अमाउंट ऑफ लोन और उसको 20% PVFA से डिवाइड करो। 20% का PVFA 5 साल का आएगा 2.991। 40 लाख को 2.991 से डिवाइड करो, 13,37,345 का इंस्टॉलमेंट आएगा। हमको 13,37,345 के 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है, देख लेना एक बार। ये हमारे लोन के इंस्टॉलमेंट्स है। लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, राइट। तो 40 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 8 लाख इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट है, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इसमें से 8 लाख माइनस कर दो, 537,345 आएगा, राइट। मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट ऊपर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा आप वही फॉर्मेट फॉलो करो और एग्जाम में घर पर आप वो फॉर्मेट से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आपको लगता है कि हाँ ये समझ में आ रहा है तो ये फॉलो करना है तो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,37,345 में से 8 लाख का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा 537,345। 40 लाख में से 5,37,345 माइनस करो तो क्लोजिंग प्रिंसिपल आएगा 34,62,655, राइट। अब हमको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सेकेंड ईयर का वो इस पे करना है। 34,62,655 का 20% लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बन गया सेकेंड ईयर का। इस पे फिर 20% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 692,531 आ गया। 13,37,345 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा। ये प्रिंसिपल आप इसमें से माइनस कर लो 34,62,655 में से, तो क्लोजिंग प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, राइट। ये हमने बहुत से क्वेश्चन में देखा है। ऐसे ही आपको आखिरी तक 5 साल तक करना है। इंटरेस्ट मिल गया। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन का रेट 25% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। तो 40 लाख का 25% लिया, 10 लाख आ गया, ठीक है। अब इन्होंने जैसा हम लोग 11th 12th में करते थे वैसे आंसर दिया हुआ है, पर मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 40 लाख का 25% किया, 10 लाख डेप्रिसिएशन आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना, 10 लाख का मतलब पहले साल के डेप्रिसिएशन का 75% ले लेना। 75% क्यों? 100 में से ये 25 माइनस करके, ठीक है। तो 10 लाख का 75% लेंगे तो 7,50,000। 7,50,000 का 75% लो 562,500। इसका 75% लो 421,875। इसका 75% लो 3,16,406 रुपीज, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ध्यान देना, लेसी लोन वाले ऑप्शन में लेसी इज द ओनर, तो लेसी इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, P&L डेबिट करेगा।
डेप्रिसिएशन भी पी एंड एल डेबिट करेगा, मतलब ये दोनों अमाउंट पे उसका टैक्स बचने वाला है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर वर्किंग किया है, थोड़ा सा उसने अपना अलग तरीका यूज किया है। लोन इंस्टॉलमेंट बता दिया लोन का, ठीक है, और उसने डायरेक्टली टैक्स सेविंग दिखा दिया। टैक्स सेविंग कैसा, इंटरेस्ट 8 लाख है तो 8 लाख का 35% है कि टैक्स रेट, देखो तो 35% है, तो 8 लाख का 35% निकालो तो 2,80,000 आएगा। फिर 692 531 का 35% निकालो तो 248 368 आ जाएगा। वैसे उसने सारे इंटरेस्ट का 35% यहाँ पे ले लिया। डेप्रिसिएशन का 35% लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन पी एंड एल डेबिट होगा और टैक्स बचेगा ना, तो इसका 35% यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, लो ये दोनों प्लस करेंगे, ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा और ये हमारा आउटफ्लो है, राइट। इंस्टॉलमेंट हमारा आउटफ्लो है, इंस्टॉलमेंट में से टैक्स सेविंग माइनस करो, ये हमारी टैक्स सेविंग है, तो नेट कैश आउटफ्लो आ जाएगा। इसको आप नाम भी दे सकते हो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, और यहाँ पर लिख लो ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, नेट कैश आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13% लिया है हमने आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 31,91,981 रुपीज। ठीक है, ये अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। उसके बाद सैलवेज वैल्यू क्वेश्चन में 8 लाख रुपए दी है ना, तो 8 लाख को 5th ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई करो तो 4,34,400 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू आ गया। ठीक है, अब और एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, कैपिटल गेन टैक्स भी हमको कैलकुलेट करके देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 9,49,219 माइनस 8 लाख किया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 9,49,219 माइनस 8 लाख। अच्छा, एक काम करते हैं, अपना ये देखो बुक वैल्यू ऑफ मशीन यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। तो देखो ये टोटल डेप्रिसिएशन अगर करते हैं तो, और ये टोटल डेप्रिसिएशन को आप क्या करो, असेट की कॉस्ट में से माइनस कर लो। ठीक है, तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी 9,49,219। ठीक है, उसने कैसे किया वो जाने दो, जैसा मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दो। असेट की जो कॉस्ट है, असेट की कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में देखो 40 लाख है, 40 लाख में से ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा, बुक वैल्यू आएगी 9,49,219। ठीक है, अब 9,49,219 बुक वैल्यू थी, उसको हमने 8 लाख में बेचा, स्क्रैप वैल्यू 8 लाख, यानी अपना लॉस हुआ, राइट। बुक वैल्यू इतनी है पर कम में बेचा तो लॉस हुआ, 149,219 का लॉस हुआ। लॉस भी पी एंड एल डेबिट होगा, मतलब उस पर भी टैक्स बचने वाला है, ये कैपिटल गेन कैपिटल लॉस हुआ हमारा। 149,219 का 35% निकालेंगे तो उतना टैक्स हमारा सेव होने वाला है। अब ये टैक्स भी हमारा लास्ट ईयर में सेव होने वाला है। ठीक है, तो फिर लास्ट ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 28,349 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, 4,34,400 तो स्क्रैप वैल्यू थी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू थी, स्क्रैप वैल्यू का ये स्क्रैप वैल्यू तो 8 लाख थी, उसका प्रेजेंट वैल्यू करके ये आया। और जो टैक्स ऑन लॉस हो रहा है, राइट, कभी भी याद रखना टैक्स ऑन लॉस हमारा सेविंग होता है, सेविंग यानी इनफ्लो होता है, उसको भी 5th ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया क्योंकि लास्ट ईयर में ये सेविंग होने वाली है। 28,359 का और इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा टर्मिनल ईयर में इनफ्लो होने वाला है 462,759। अब इनफ्लो है तो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली अमाउंट आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करना पड़ेगा, नेट आउटफ्लो आ जाएगा 27,29,222। ठीक है, राइट। नाउ 27,29,222 आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। लीज वाले केस में आया था 27,43,260,
तो लोन वाले केस में आउटफ्लो कम है, हम लोन वाला ऑप्शन रेकमेंड करेंगे, राइट। तो एक बार डिसीजन पढ़ लेना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ लीज ऑप्शन इज ग्रेटर देन बोरोइंग ऑप्शन। लीज का ऑप्शन का अमाउंट ज्यादा है, राइट, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोरोइंग वाला ऑप्शन रेकमेंड कर रहे हैं। बोरोइंग मतलब लोन वाला ऑप्शन रेकमेंड करेंगे, ठीक है। चलो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेट ब्रेक इवन लीज रेंटल, राइट। अब देखो नया पॉइंट है और बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है। ब्रेक इवन लीज रेंटल का मतलब होता है कि लीज रेंट, अभी हम लोग लेसी है, राइट। लीज रेंट अभी हम लोग 12 लाख रुपए दे रहे हैं हर साल, 5 साल तक 12 लाख रुपए देंगे, ठीक है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि लीज रेंट कितना होना चाहिए जिससे कि हम लीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। ध्यान से सुनना, ब्रेक इवन लीज रेंटल वो लीज रेंटल है जो लीज रेंटल पर हम लीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। हमने लीज वाला ऑप्शन अभी रिजेक्ट किया था। क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि लीज वाला ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ज्यादा था, लोन का कम था। तो लीज का ज्यादा होने की वजह से हमने वो रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब रिजेक्ट हुआ, उसका रीजन है कि ये 12 लाख लीज रेंटल ज्यादा है। मान लो अगर लेसर थोड़ा डिस्काउंट देने को रेडी हो जाता है, ठीक है, 12 लाख में से कुछ कम कर देता है, तो हमको वो लीज रेंटल फाइंड करना है जिस लीज रेंटल पर ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर ले, लीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, राइट। तो मैं एक बात बताता हूं, समझ में आ रहा है कि देखना, अगर लीज वाले ऑप्शन का भी आउटफ्लो लोन के जितना हो जाए तो मैं लीज वाला ऑप्शन रेकमेंड कर सकता हूं। वापस सुनना, लोन का आउटफ्लो आया था 27,29,222। अगर लीज वाले ऑप्शन का भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लोन के जितना आ जाए तो हम लोग लीज वाला ऑप्शन भी रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमको करना क्या है, ब्रेक इवन लीज रेंटल में लीज रेंटल फाइंड करना है, यानी इसको हम एक्स अज्यूम कर लेंगे, राइट। और इसका जो ये आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आया था वो हमको लाना है जितना लोन वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना, बहुत सिंपल है। एक्स हमने अज्यूम किया है लीज रेंटल जो हमको फाइंड आउट करना है, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स भी सेव होने वाला है, राइट। ये जो आया ये आफ्टर टैक्स लीज रेंटल आया, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर भी वही किया था, 12 लाख इंटू 1 माइनस टी 780 आया था, 7,80,000 को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। वही कर रहे हैं हम लोग, खाली यहाँ पर 12 लाख की जगह पे आप एक्स डाल दो क्योंकि हमको वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो एक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये आउटफ्लो आना चाहिए 27,29,222। मतलब कौन सा वाला, लोन का जितना है एटलीस्ट उतना तो भी आना चाहिए, ठीक है। उससे कम आया तो और भी अच्छा, पर एटलीस्ट लोन का जो आउटफ्लो आया था उतना आना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी 11,93,859। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेसर हमको लीज रेंट 11,93,859 चार्ज करेगा तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 27,29,222 हो जाएगा। इन दैट केस हम लोग ये लीज वाला ऑप्शन रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा ब्रेक इवन लीज रेंटल हो गया। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हमने लीज वाला ऑप्शन रिजेक्ट किया क्योंकि लीज रेंट 12 लाख बहुत ज्यादा था, तो अभी हम बार्गेनिंग कर रहे हैं लेसर के साथ, राइट। तो हमने लेसर से कितना डिस्काउंट लेना, क्वेश्चन समझो, हमको लेसर से कितना डिस्काउंट लेना है ये फाइंड करना है। उस केस में भी आप सेम ब्रेक इवन लीज रेंट फाइंड कर लो। 12 लाख तो लेसर ने बताया था, पर हम चाहते हैं कि लीज रेंट इतना हो 11,93,859, राइट। तो 12 लाख में से 11,93,859 माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगा, राइट, जो भी अमाउंट आएगा, आई थिंक 6,141 आएगा मेरे ख्याल से, राइट। उतना डिस्काउंट अगर हमको लेसर देता है तो हम लीज वाला ऑप्शन रेकमेंड करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। असेस द प्रपोजल फ्रॉम द लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, examining whether leasing the machine is financially viable at 14% cost of capital. Detailed working notes should be given. Calculation can be rounded off to rupees lakhs. ठीक है, अब समझना लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो अग्रणी लिमिटेड लेसी है, वो लेसर के पास जाता है और लेसर को बोलता है कि हमको एक प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, लीज पर लेनी है। अब लेसर इज सपोज टू गिव दैट मशीन ऑन लीज टू अग्रणी लिमिटेड, लेकिन लेसर के पास अगर वो मशीन नहीं है देने लीज पर देने के लिए, तो ऑब्वियसली लेसर को वो मशीन मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, राइट। तो लेसर को वो मशीन 40 लाख में खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझो लेसर के एंगल से सोचो, तो लेसर के एंगल से लेसर को 0 ईयर में 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे मशीन खरीदने के लिए। तो उसका इनिशियल 0 ईयर का आउटफ्लो हो गया 40 लाख। उसको हर साल 12 लाख रुपए का लीज रेंट मिलने वाला है, ठीक है। एवरी ईयर 12 लाख का लीज रेंट मिलेगा, ये उसका इनफ्लो हो गया, ठीक है। अब लेसर क्योंकि ओनर है एसेट का, तो वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा, तो उसको उसका डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। तो हमको एनपीवी फाइंड आउट करना है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर उसका एनपीवी एटलीस्ट 0 भी आ जाता है, तब भी हम लोग ये ऑप्शन, मतलब तब भी लेसर ये एसेट लीज पर दे सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रपोजल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसर। तो देखो लेसर को 12 लाख लीज रेंट मिलेगा 5 साल तक। वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ये माइनस किया हमने, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ था यहाँ पे ऊपर, ठीक है। ईबीटी आ जाएगा, टैक्स 35% माइनस करो और डेप्रिसिएशन वापस से ऐड करो, ठीक है। तो 2 लाख में से 70,000 माइनस हो जाएगा, 130 आ गया, राइट। यहां पर डेप्रिसिएशन फिर से ऐड करना पड़ेगा, ऐड डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिर से ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर माइनस किया था तो मैं साइन डाल देता हूं माइनस की, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया था और नीचे हमने उसको ऐड बैक कर दिया, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो CFAT मिल जाएगा, ठीक है। 11,30,000 एंड सो ऑन, ये CFAT आ गया। इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्वेश्चन में देखना हमको लेसर का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। असेस द प्रपोजल फ्रॉम द लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, examining whether leasing the machine is financially viable at 14% cost of capital, right। 14% से हमको इसका डिस्काउंटिंग करना है। तो 14% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता दिया। CFAT को जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब और एक चीज समझो, यहां पर लेसर ओनर है, तो 5 साल के बाद लेसर वो एसेट को स्क्रैप में बेचेगा, ठीक है। देखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपनी आई थी, ये पूरा प्लस करके, ये सारा प्लस करके 34,54,168 आया। एड टैक्स सेविंग ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर 27,106 आई थिंक, एक सेकेंड, ये हमने स्क्रैप वैल्यू, 1 सेकेंड, 27,106 किया ना उसने। थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है, ठीक है, इसको वापस देखना। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया ये सबका प्लस करके, ठीक है, 34,54,168। अब क्योंकि लेसर ओनर है एसेट का, उसको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी 8 लाख रुपीज की, ये लास्ट ईयर में मिलेगी 5th ईयर में। तो
तो इसको हमने लास्ट ईयर के पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। 8 लाख इंटू 0.519, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4,15,200। और कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस हो रहा है ना, देखो यहाँ पर हमने किया था वर्किंग 149,219 का असेट बेच के लॉस हो रहा है। वो लॉस को P&L डेबिट करने पर 35% के हिसाब से टैक्स बचेगा, ठीक है। तो 149,219 इंटू 0.35 या 35% करेंगे तो इतना टैक्स सेव होगा हमारा। लेकिन ये टैक्स सेविंग भी लास्ट ईयर में होने वाली है। इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 0.519 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27,106। ये टोटल हमारा, ये तीनों मिलाकर ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 38,96,474। और 40 लाख का प्लांट खरीदना पड़ेगा लेसर को 0 ईयर में, तो वो माइनस कर दिया। एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव होने की वजह से लेसर ने ये असेट लीज पर नहीं देना चाहिए, ठीक है। चल, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अपना एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी लिमिटेड sells computer services to its clients. The company has recently completed a feasibility study and decided to acquire an additional computer, the details of which are as follows. The purchase price of the computer is rupees 2,30,000. Maintenance, property taxes and insurance will be 20,000 per year. ठीक है। तो अब एबीसी लिमिटेड है, इसको एक कंप्यूटर एक्वायर करना है, ठीक है। अब ये बायर है, बायर ऑफ एसेट है, लेसी भी बोल सकते हैं अगर लीज पे ले रहे हैं तो, ठीक है। उसको एक कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर की कॉस्ट है 2,30,000। कंप्यूटर का एनुअल मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस सब 20,000 पर ईयर आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो 20,000 रुपीज का जो खर्चा है मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस का, ये वही बेयर करता है जो ओनर है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। द एडिशनल एक्सपेंसेस टू ऑपरेट द कंप्यूटर आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 80,000, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑपरेट करने का जो खर्चा है ये कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। कंपनी अगर लोन लेकर भी खरीदती है कंप्यूटर तब भी ये 80,000 का ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, और अगर लीज पे लेती है तब भी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, राइट। ये खर्चा ओनर ही करेगा वैसा नहीं है, ये खर्चा कंपनी को करना पड़ेगा जो कंप्यूटर बाय कर रहा है, वेदर यू बाय ऑन लोन और ऑन लीज, राइट। लेकिन जो 20,000 का जो खर्चा है मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस का, ये हमेशा ओनर ही बेयर करता है। तो याद रखना, अगर लोन लेकर आप असेट खरीदेंगे तो आप ओनर बनेंगे, 20,000 ये आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने लीज पे लिया है तो फिर आप ओनर नहीं हो, तो फिर ये 20,000 का जो खर्चा रहेगा ये लेसर को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, इफ द कंप्यूटर इज रेंटेड, यानी लीज पे अगर लिया, एनुअल रेंट विल बी 85,000, ठीक है, प्लस 5% ऑफ एनुअल बिलिंग, 5% ऑफ एनुअल बिलिंग, ठीक है। अब हम कंप्यूटर सर्विस दे रहे हैं ना हमारे क्लाइंट्स को, तो हमको हमारे क्लाइंट से जो फीस मिलेगी वो हमारा बिलिंग हो गया, रेवेन्यू हो गया, उसका 5% भी हमको लेसर को देना है। यानी अगर आपने ये कंप्यूटर लीज पे लिया तो 85,000 का तो फिक्स्ड रेंट देना है, प्लस 5% जितना आपको बिल मिलेगा आपके क्लाइंट से उसका 5% भी आपको देना है, ठीक है। द रेंट इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, मतलब ईयर एंड पे करना है। सेकेंड पॉइंट देखना, ड्यू टू कॉम्पिटेटिव कंडीशन द कंपनी फील्स दैट इट विल बी नेसेसरी टू रिप्लेस द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ 3 years with a more advanced model. Its resale value is estimated at rupees 1,10,000, ठीक है। तो पॉइंट का मतलब ये है कि कंप्यूटर की लाइफ 3 years है और 3 years के बाद उसको हमको 1,10,000 में सेल करना है, ठीक है। तो फिर ये स्क्रैप वैल्यू हो गई, हाँ ध्यान में रखो, लाइफ 3 years है, और स्क्रैप वैल्यू 1,10,000। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, ठीक है।
अब SLM से करना है तो बहुत सिंपल, असेट की कॉस्ट, कंप्यूटर की कॉस्ट देखो 2,30,000 है, स्क्रैप वैल्यू 1,10,000 माइनस करो, लाइफ 3 से डिवाइड करो, राइट। SLM में हम फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। चलो आगे, द एस्टिमेटेड एनुअल बिलिंग फॉर द सर्विस ऑफ द न्यू कंप्यूटर विल बी। अब कंपनी कंप्यूटर खरीदेंगी नया और क्लाइंट को सर्विस देंगी, तो क्लाइंट से जो बिल आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा 2,20,000 का फर्स्ट ईयर में जनरेट होगा और सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 2,60,000। लाइफ इज ओनली 3 ईयर का, ये हमको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ईयर में 2,20,000 का रेवेन्यू आएगा, अगले 2 साल में 2,60,000 का आएगा, ठीक है। इफ द कंप्यूटर इज परचेज, द कंपनी विल बोरो टू फाइनेंस द परचेज फ्रॉम अ बैंक। अब देखो यहां पे हमने लीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लीज पे लिया तो लीज रेंट 85,000 का देना पड़ेगा और प्लस 5% का एनुअल बिलिंग का 5% भी देना पड़ेगा। अगर कंपनी लीज पर नहीं लेती है तो कंपनी बोरो भी कर सकती है, बोरो करके ले सकती है लोन से, तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 16% पर एनम। द इंटरेस्ट विल बी पेड रेगुलरली एंड द प्रिंसिपल विल बी रिटर्न्ड इन वन लम्प सम एट द एंड ऑफ ईयर 3। अब ये भी एक नया पॉइंट है, अभी तक के क्वेश्चन में नहीं आया था, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, कंपनी लोन लेने वाली है, अगर कंपनी को खुद कंप्यूटर परचेज कर लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% रहेगा, ठीक है। अब लोन 3 इयर्स की है, लेकिन हमको लोन का जो रीपेमेंट करना है, देखो इंटरेस्ट तो हम एवरी ईयर पे करेंगे, लेकिन जो उसका रीपेमेंट होगा, प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा, वो थर्ड ईयर के एंड में होगा पूरा, राइट। देखो अगर कंप्यूटर की कॉस्ट 2,30,000 है, तो कंपनी लोन भी कितना लेंगी 2,30,000 का, और 2,30,000 पे 16% इंटरेस्ट 36,800 रुपीज होता है, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट हमको एवरी ईयर पे करना है, ये हम लोग इंटरेस्ट एवरी ईयर पे करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा वो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर होगा लमसम, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, शुड द कंपनी परचेज द कंप्यूटर और लीज इट, ठीक है। मतलब लोन से बोरो कर, लोन लेकर खरीदना है कि लीज पे लेना है, ये हमको डिसाइड करना है। मतलब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सैलवेज वैल्यू 1,10,000, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड इवेल्युएट द प्रपोजल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर ऑल्सो। तो पहले लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और फिर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ लेसी पे। तो जो कंपनी है ABC लिमिटेड, राइट, उसको या तो असेट लीज पर लेना है या तो लोन करके लेना है। करते हैं स्टार्ट। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक चीज ध्यान में रखो। अभी तक हम लोग, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल बताता हूं। समझो अपना ये वाला एग्जाम्पल ले लो, ये वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, मान लो लोन वाला ऑप्शन है तो उसमें इंस्टॉलमेंट दिखा रहे, ये अपना आउटफ्लो है, ठीक है। और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग होती है ये इनफ्लो होता है। आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करके नेट कैश आउटफ्लो आ रहा था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ला रहे थे, और इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फाइंड कर रहे थे। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में आप देख लो ऐसे ही हमने किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास है ना क्वेश्चन में रेवेन्यू नहीं दिया है, सेल्स नहीं दिया है। नॉर्मल कैपिटल बजटिंग के जब क्वेश्चंस करते हैं ना हम लोग, उसमें CFAT फाइंड करते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। देखना वो हम लोग सेल्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स दिया है क्वेश्चन में, मतलब रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर सेल्स हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रेजेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पर देखो रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया है देखना, पॉइंट नंबर 4। कंपनी को फर्स्ट ईयर में 2,20,000 मिलेगा और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 2,60,000 रेवेन्यू मिलेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू हमको दिया हुआ है।
इसको हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा हम कैपिटल बजटिंग में करते हैं, CFAT कैलकुलेट करके। ठीक है, चल तो देखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दिया हुआ है। मैंने बताया था डिस्काउंटिंग किससे करना, एक बार सोचो वापस से, मैंने क्या बताया था। डिस्काउंटिंग जब हम करेंगे, डिस्काउंट रेट हम दो में से कोई भी एक ले सकते हैं, या तो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले सकता हूं, ठीक है, एक, या फिर जो लोन का इंटरेस्ट रेट है इसको आप आफ्टर टैक्स करके भी ले सकते हो, आइदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करके। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, टैक्स रेट 50% है। 16% में से 50% माइनस कर दिया तो 8% बचेगा। या तो आप 8% से लो या तो 12% से लो, राइट। देखो तुम्हारे वैल्यूज में शायद चेंजेस आ जाए, लेकिन आपका डिसीजन चेंज नहीं होगा। डिसीजन कौन सा, लोन से खरीदना कि लीज पे खरीदना, ठीक है, ये डिसीजन चेंज नहीं होता। तो कोई भी एक ले सकते हैं। एग्जाम में आप अपना अजम्पशन डालकर कोई भी एक ले लो, लेकिन मैंने जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है तो वो ले लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स करके भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन हमने फाइंड आउट किया, कॉस्ट 2,30,000, स्क्रैप वैल्यू 1,10,000, लाइफ 3 ईयर्स है तो डेप्रीसिएशन 40,000 पर एनम आएगा। ठीक है, चल अब कैलकुलेशन ऑफ CFAT। देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, सारे क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट सेपरेट फाइंड आउट कर रहे थे और उसका टैक्स सेविंग बता रहे थे। ठीक है, जो टैक्स सेविंग होता है वो हमारा इनफ्लो होता है, लेकिन यहां पे क्योंकि रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है, जब हम रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और फिर टैक्स भी माइनस करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का जो टैक्स सेविंग होगा वो यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, CFAT फाइंड करेंगे। सर्विस चार्जेस रिसीवेबल, ये कंपनी को जो फीस मिल रही है, जो एनुअल बिलिंग मिल रही है, राइट। तो फर्स्ट ईयर में 2,20,000 मिलेगा और बाकी 2 साल में 260 मिलेगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस मैंने बताया था, ये जो ओनर होता है उसको लेस करना पड़ता है। अभी पहला ऑप्शन कौन सा देख रहे हैं हम लोग, लोन वाला ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो लोन वाले ऑप्शन में हम ओनर है तो ये टैक्सेस इंश्योरेंस हमको बेयर करना पड़ेगा। याद रखना, लीज वाले केस में यू आर नॉट द ओनर, टैक्सेस इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन ये लेसर चार्ज करेगा, लेस ही चार्ज नहीं कर सकता। लोन वाले केस में हम ओनर है तो ओनर कैन चार्ज टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो टैक्स और इंश्योरेंस लेस किया एवरी ईयर 20,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है, वो कंप्यूटर को चलाने का खर्चा 80,000 एवरी ईयर, ये लेस किया। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से 40,000 लेस किया। इंटरेस्ट 16% के हिसाब से, राइट। तो देखो 16% किसका, 2,30,000 एसेट की कॉस्ट है, कंप्यूटर की कॉस्ट 2,30,000 है, तो जितने का कंप्यूटर खरीदना है उतना ही लोन लेंगे, 2,30,000 का 16%। तो एवरी ईयर इंटरेस्ट क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि हम रिपेमेंट लमसम करने वाले हैं एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। इंस्टॉलमेंट में जब रिपेमेंट होता है ना तो इंटरेस्ट हर साल कम होते जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल भी तो कम होते जाता है ना हर साल। यहाँ पे प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा है ना एवरी ईयर, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इज ऑलवेज, इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर। पीबीटी आ गया, टैक्स लेस करो 50%, पैट आ जाएगा, पैट में डेप्रिसिएशन फिर से ऐड बैक करो, कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल कैश फ्लो, मतलब लास्ट ईयर में आपको लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, लोन देखो 3rd ईयर में हमको रिपेमेंट करना है पूरा एक साथ 2,30,000 का। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ द कंप्यूटर, डिस्पोजल ऑफ द कंप्यूटर का मतलब स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू 1,10,000, ये इनफ्लो रहेगा ना, राइट। अब ये पूरा देखो ईयर 1 का पूरा प्लस माइनस करके 61,600 आया, ईयर 2 का 81,600 आया, ईयर 3 का 38,400 आया। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो, डिस्काउंटिंग हम 12% से कर रहे हैं, मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कर सकते हैं,
आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कर रहे हैं, इसका भी आपको अजम्पशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 12% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिखाओ, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एनपीवी आ जाएगा, ये तीनों को प्लस कर लो, 92,703 इज योर एनपीवी। ठीक है, अच्छा और एक चीज मैंने 3-4 बार बताई है अभी तक, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर जब हम लोन लेकर असेट खरीदते हैं, ठीक है, इन दैट केस 0 ईयर में आउटफ्लो नहीं होता है। तो ये मत सोचना कि हम एनपीवी फाइंड कर रहे हैं तो इनिशियल आउटफ्लो क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल आउटफ्लो तभी माइनस होता है जब हम लोग असेट खरीदते हैं हमारे पैसे से, हमारे फंड से खरीदते हैं। यहाँ पर हमने बैंक से लोन लिया है, उसी पैसे से हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो पैसा हमारे पास से तो गया ही नहीं है। ठीक है, 92,703 हमारा एनपीवी आ गया और ये पॉजिटिव एनपीवी है। अभी तक के सारे क्वेश्चन में नेगेटिव क्यों आ रहा था, क्योंकि रेवेन्यू नहीं होता था ना क्वेश्चन में, यहाँ पे रेवेन्यू है हमारे पास, इनफ्लो है ना, इसलिए एनपीवी पॉजिटिव आया। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम लोग असेट लीज पर भी ले सकते हैं। राइट ना, अगर लीज पर लेंगे तो आप ओनर नहीं हो, यू आर नॉट द ओनर। ठीक है, आप ओनर नहीं हो, इसका मतलब आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे एक, और टैक्सेस इंश्योरेंस भी आप, टैक्सेस इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस ये भी आप बेयर नहीं करेंगे। राइट, ये लेसर बेयर करेगा। जब हम लेसर का वर्किंग देखेंगे ना तब वहां पर हम दिखाएंगे। अभी हम लोग लेसी है, राइट, तो लेसी ओनर नहीं है। स्टार्ट करते हैं, चलो। अब आपने मान लो कि लीज पे कंप्यूटर ले लिया लेसर से, और आपने वो कंप्यूटर को यूज करके आपके क्लाइंट को सर्विस दी, तो क्लाइंट से आपको फीस मिली, ये तो वही अमाउंट सेम रहेगा, 2,20,000 मिला फर्स्ट ईयर में, देखो यहाँ पर भी वही था। ठीक है, और सेकेंड थर्ड ईयर में 260 मिलेगा। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कंप्यूटर को चलाने का खर्चा, ये तो आएगा ही, देखो हमने यहाँ पर भी लिया था और यहाँ पर भी लिया था। आप लोन लेकर खरीदो या लीज पे खरीदो, कंप्यूटर ऑपरेट करने का खर्चा तो आपको बेयर करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी लेसर बेयर करेगा। ठीक है, ये हमको ही बेयर करना है। लीज रेंट हम पे कर रहे हैं, राइट, तो देखना एक बार फिर से, लीज रेंट कितना था। इफ द कंप्यूटर इज रेंटेड, यानी लीज पे लिया, द एनुअल रेंट विल बी 85,000, ये फिक्स्ड रहेगा, और बिलिंग का 5% भी हमको देना है। ठीक है, तो देखो लीज रेंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो माइनस करेंगे, कैसे आया देखना। यहाँ पर 85,000 तो फिक्स्ड है, और जो एनुअल बिलिंग है इसका 5%, तो 2,20,000 का 5% निकालो, 11,000 होता है। 85,000 प्लस 11,000 किया तो 96,000। सेकेंड ईयर में फिर 85,000 फिक्स्ड लीज रेंट, और 2,60,000 का 5% निकालो तो 13,000, 98,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम रहेगा 98,000। राइट, पीबीटी आ गया। देखो हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है और मेंटेनेंस इंश्योरेंस भी माइनस नहीं किया है, राइट, वो ओनर करेगा। चलो पीबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर दो, टैक्स माइनस करने के बाद ये हमारा CFAT आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% दिखाओ, मल्टीप्लाई करना है इससे हमको, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, CFAT को A नाम दे दो, डिस्काउंटिंग फैक्टर को B नाम दे दो, और NPV जब फाइंड करेंगे तो A मल्टीप्लाइड बाय B। राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये तीनों का टोटल 81,515 NPV आ जाएगा। राइट, तो देखो यहाँ पे NPV आ रहा है 92,703, और लीज पर लिया तो 81,515। देख लेना, लोन वाले केस में एनपीवी ज्यादा है। अब पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं ना हम लोग, तो फिर जो ज्यादा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम रेकमेंड करेंगे कि कंपनी ने लोन लेकर ही असेट खरीदना। ठीक है, क्योंकि एनपीवी इज हायर। ठीक है, और यहाँ पे अजम्पशन दिया हुआ है, देख लेना एक बार लास्ट में, देखो यहाँ अजम्पशन दिया हुआ है कि एनपीवी हमने 12% से निकाला है, हम आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, यानी 8% से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया। तो देखो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट लो या आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, जो भी आप लेंगे,
लोन ऑप्शन और लीज ऑप्शन दोनों के लिए आपको सेम रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेसर का करते हैं। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके पहले भी 2 क्वेश्चन में देखा है, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। लेसर को असेट लीज पे देना है तो पहले उसको वो असेट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब वो असेट खरीद के लीज पे दे रहा है, तो लेसर के लिए रेवेन्यू क्या रहेगा? जो उसको लीज रेंट मिलेगा वो उसका इनफ्लो रहेगा, ठीक है। और मैंने बताया था इसके पहले, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा 2 स्टेटमेंट मैंने बना दिए हैं, ठीक है। आपको जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना वहां से। यहाँ मैंने 2 फॉर्मेट आपको बना के दिए हैं। इवेल्युएशन ऑफ लीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, राइट। उसमें मैंने केस नंबर 1 कर दिया। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 इज द एसेट वाज परचेज बाय लेसर ऑन लोन, मतलब लोन लेके खरीदा। और केस नंबर 2 में एसेट उसने अपने फंड से खरीदा, राइट। तो अगर लोन लेके खरीदा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो खर्चा है हमारा, वो लेस करना पड़ेगा। और रीपेमेंट ऑफ लोन लास्ट में से माइनस करना, राइट। अब आप बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन यहाँ पे क्यों माइनस नहीं किया इंटरेस्ट के साथ? क्योंकि हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहे हैं, ठीक है। देखो CF80 तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ खर्चा आएगा। ये रीपेमेंट ऑफ लोन जो है ना वो प्रिंसिपल है, राइट। प्रिंसिपल हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, प्रिंसिपल इज द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट हमको लेस करना है और प्रिंसिपल हमको लास्ट में लेस करना है CF80 आने के बाद, ठीक है। आउटफ्लो बताना है, ये 2। और इसमें एक चीज और याद रखना कि लोन लेके अगर एसेट खरीदता है लेसर, इंटरेस्ट माइनस करो, प्रिंसिपल लास्ट में माइनस करो, और यहां पर इनिशियल आउटफ्लो नहीं आएगा। जब हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल आउटफ्लो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सोचो, क्योंकि वो हमने हमारे पैसे से एसेट नहीं खरीदा है, लोन लिया, लोन के पैसे से एसेट हमने परचेज किया है, ठीक है। अब जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 के अंदर लोन से नहीं लिया है एसेट, खुद के फंड से एसेट खरीदा गया है, तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है और लोन रीपेमेंट करने का सवाल भी नहीं उठता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट कहीं नहीं दिखाया, लोन रीपेमेंट भी कहीं नहीं दिखाया, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बताया, ठीक है। ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 ईयर में जो हमने असेट खरीदने के लिए पैसे दिए वो आपको माइनस करना पड़ेगा। यहां से माइनस नहीं किया था क्योंकि हमने वो पैसा बैंक के पैसे से खरीदा था, ये हमने हमारे पैसे से खरीदा है, तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये वाला केस मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में कवर किया, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लेना, ठीक है। इसके लिए रेफर क्वेश्चन 7, और ये वाला जो ऑप्शन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। तो रेफर क्वेश्चन 8, ठीक है। चलो अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 8, वो ये वाला केस है कि जहां पे लेसर ने कंप्यूटर लीज पर देने के लिए लोन से खरीदा है, ठीक है। चलो अच्छा, इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। The lessor is also supposed to buy the computer under the same terms of financing, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन में ये कहीं पर भी नहीं बोला है कि लेसर कंप्यूटर लोन लेकर खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी अजम्पशन है, समझना। यहाँ पर आप दूसरा अजम्पशन भी कर सकते हो कि लेसर अपने ही पैसे से खरीद रहा है, राइट। दोनों अजम्पशन यहाँ पॉसिबल है। इस आंसर में हमने अज्यूम किया है कि लेसर लोन लेकर कंप्यूटर खरीद रहा है, राइट। तो देखना इसको लीज रेंट मिलेगा, यहाँ देखना हमने लीज रेंट माइनस किया था 96, 98, क्योंकि यहाँ पे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेसी के लिए लीज रेंट एक्सपेंडिचर रहेगा, पर लेसर के लिए वही क्या रहेगा, इनकम, रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हमने यहाँ से माइनस नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। लेसी के लिए वो खर्चा नहीं है क्योंकि लेसी यूजर है, ओनर नहीं है, लेकिन लेसर ओनर है, इसलिए टैक्सेस और इंश्योरेंस लेसर को बेयर करना पड़ेगा। तो एवरी ईयर 20,000 लेस कर दिया। लोन का इंटरेस्ट
36,800 देखो आया था, अपन ने पहले भी कैलकुलेट किया था। लोन का इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन 40,000 लेस कर दिया, पीबीटी आया। अब देखना पीबीटी फर्स्ट ईयर का नेगेटिव आ रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में -800 आया, ईयर 2 और ईयर 3 में पीबीटी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब 50% टैक्स हमको माइनस करना है। तो दो तरीके, देखो जब भी नेगेटिव पीबीटी आता है ना, पीबीटी नेगेटिव आता है, तो हम टैक्स दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक, या तो हम वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दे, जैसे ये 800 का लॉस है, राइट। इनकम टैक्स में हमको मालूम है कि हम लोग 8 इयर्स तक लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 800 रुपए का लॉस है, इसको हम 1200 में से माइनस कर देंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे ये मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 800, तो फिर यहाँ पर टैक्स कुछ भी नहीं आएगा, तो आप डैश डाल देना, यहाँ पे डैश डाल देना। और 1200 में से 800 माइनस हो गया, कैरी फॉरवर्ड किया था ना, तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेकेंड ईयर में और सेट ऑफ करेंगे। 1200 में से 800 माइनस करो, 400 प्रॉफिट बचेगा, 400 का 50%, 200 का टैक्स यहाँ पे आएगा, समझ रहा। यहाँ पे टैक्स डैश नील, यहाँ पे टैक्स 200 रुपए का, और यहाँ पे एज यूजुअल 600 रुपए का टैक्स आएगा। ये अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो, लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हो तो, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड मत करो, करंट ईयर का लॉस करंट ईयर में ही दूसरे प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर लो। हमारे दूसरे हेड का प्रॉफिट भी तो होगा ना, हम लोग इंटर हेड में से भी सेट ऑफ कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 800 को दूसरे हेड के प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरे हेड का प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स सेव होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने सेकेंड मेथड फॉलो किया है। फर्स्ट मेथड कौन सा है, कैरी फॉरवर्ड करो और नेक्स्ट ईयर टैक्स कम करो। और सेकेंड मेथड है कि हम वो लॉस को करंट ईयर में ही दूसरे प्रॉफिट में से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो देखो जब आप दूसरे प्रॉफिट में से सेट ऑफ करेंगे ना, तो दूसरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स भी आपका सेव होगा। तो देखो हमने 800 का 50% किया, 400 रुपए मैंने प्लस किए। देखना प्लस क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टैक्स हमारा सेव हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में से 50% टैक्स माइनस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। लॉस हुआ तो टैक्स प्लस कर लो, और प्रॉफिट है तो टैक्स आप माइनस करो, ठीक है। तो देखो -800 में से +400 किया, तो लॉस बचा -400, यहाँ प्रॉफिट बचा 600, राइट। फिर डेप्रिसिएशन 40,000 ऐड बैक कर लेंगे, तो CFAT आएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 39,600, 40,600, 40,600। स्क्रैप वैल्यू ओनर है ना, लेसर, तो स्क्रैप वैल्यू ओनर को मिलेगी। लास्ट ईयर में 1,10,000 का इनफ्लो, और लोन का रीपेमेंट लमसम करना है लास्ट ईयर में 2,30,000। देखो ये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट हमने यहीं से लेस कर दिया था, प्रिंसिपल हम लोग अलग से लेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब कैश फ्लो आ गया 39,600, 4,600, और यहाँ पे 79,400। ये 4,600 था, उसमें स्क्रैप वैल्यू 110 ऐड किया और 2,30,000 का रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस किया, 79,400, ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ पर देखो उसने क्या किया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट को आफ्टर टैक्स करके 8% आया, 8% का डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 12% लिया था ना, यहाँ पर भी आप 12% लेना चाहो तो ले सकते हो, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर या तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लो, या तो आप इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स ले लो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना अजम्पशन डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 8% से लिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये तीनों प्लस कर लेंगे, तो 8420 का एनपीवी आएगा पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है, तो लेसर कैन गिव दिस एसेट ऑन लीज टू द कंपनी,
ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि लेसर लोन लेके ये असेट खरीदने वाला है, ठीक है। इसके लिए ये एक पॉइंट आया, इंटरेस्ट माइनस किया और रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। मतलब हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ये दो चीजें आई, ठीक है। और इनिशियल आउटफ्लो 0 ईयर का वो आया ही नहीं, ठीक है। अगर आपको ये लेसर का क्वेश्चन सेकेंड एंगल से करना है, सेकेंड अजम्पशन से करना है कि लेसर ने अपने ही पैसे से लिया है असेट, राइट, तो फिर खुद के पैसे से लिया तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता, ये छोड़ देना, इग्नोर। रीपेमेंट ऑफ लोन का भी सवाल ही नहीं उठता है, लोन लिया ही नहीं है हमने, ये दो छोड़ देने का। लेकिन लास्ट ईयर में, मतलब इसमें जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा, उसमें से आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो 0 ईयर में आपने वो कंप्यूटर खुद के पैसे से खरीदा है ना 2,30,000 में, तो आपको वो 2,30,000 अलग से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए लेसर के लिए कैसे करना है, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। हाँ, और नहीं समझ में आता है, कोई पॉइंट अगर कंफ्यूज होता है तो एक बार देखो, ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको, ये वीडियो को एक बार वापस से आप देख लो। आई वुड रिकमेंड कि आप फिर से एक बार देख लो तो और बेटर आपको क्लैरिटी आएंगी, ठीक है। और खुद के नोट्स बनाओ, एक चीज, खुद के नोट्स बनाओ, नंबर 1। नंबर 2, आपके मॉड्यूल्स में जो भी क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। मॉड्यूल में क्वेश्चन आंसर आपको दोनों दिया हुआ रहेगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन देखकर खुद ट्राई करो, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड टेक केयर।